इमरान खान अगला महीना मुझे तुम्हारा जेल में नजर आ रहा है। और इमरान खान की इतनी औकात नहीं है कि परवेज लाई को छोड़े, केपीके की हुकूमत ही गिरा दे कम से कम। दोनों से काम हो नहीं रहा, दोनों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। मैं हर एंकर को चैलेंज कर रहा हूँ जो इमरान खान के करीब है। और राना सनाउल्लाह कहते हैं जी ये कोई फैसला, परवेज लाई गेम कर गया। इमरान खान के लिए मेरा मैसेज है, मैं कई दफा दे चुका हूँ, मैं दोबारा दे रहा हूँ, बार बार दूंगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और ये जो है ना पंजाब हुकूमत और पंजाब की सियासत, इसने तो मुझे तो ड्रेन करके रख दिया, हलकान कर दिया। पता नहीं जो लोग इसके बीच में हैं उनके पास कितना फारिग टाइम है और उनके कितने फारिग दिमाग हैं कि वो इस पर सर लगा के बैठे हुए हैं। वो दोनों साइडों से कुछ नहीं रहा। फैक्ट आपको बता रहा हूँ, यानी हुकूमत जो है वो परवेज लाई को हटा नहीं सक रही और इमरान खान की इतनी औकात नहीं है कि परवेज लाई को छोड़े, केपीके की हुकूमत ही गिरा दे कम से कम। वहां की असेंबली को डिसॉल्व कर दे। नहीं, उसमें इतने भी उसके सत्तू नहीं है अपने कि उसकी वो भी नहीं मान रहे बात। तो दोनों बेकार है, दोनों से काम हो नहीं रहा, दोनों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। अब राना सनाउल्लाह कहते हैं जी ये कोई फैसला जो अदालत ने दिया, हाई कोर्ट ने। इस तरह का फैसला किस तरह दे सकती है हाई कोर्ट? यानी उनको, और उनका कहने का मतलब हाई कोर्ट ने बुलाकर कहा कि जी आप अंडरटेकिंग दे दें तो फिर आपको हम रहने देंगे। परवेज लाई ने अंडरटेकिंग लिख कर दे दी कि ले जी मैं असेंबली नहीं डिसॉल्व करूंगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने से पहले। और ये कह रहे हैं ये क्या फैसला है कि वो आइन के मुताबिक फैसला करे कि वो बैलेंस करना चाह रहे हैं, जो कोर्ट ने कहा कि हम बैलेंस करना चाहते हैं। तो अब हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके पूछेंगे कि जी ये हाई कोर्ट इस तरह से कैसे कर सकता है। यानी गवर्नर का फैसला है, उसको ओवररूल करना है, तो फिर हुकूमत कैसे चलेगी अगर हम लोग को हुकूमत नहीं चलाने दे रहे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को रिवर्स करेगी, रिवोक करेगी, सस्टेन करेगी? दैट ओनली टाइम विल टेल कि जब ये लोग वहाँ पे जाएंगे तो पता चलेगा। अब अता तारर साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी हाई कोर्ट ने वजीर आला के हटाने के लिए गवर्नर के ऑर्डर को मनसूख नहीं, मुअत्तल किया कि जब तक यानी ये किसी को बात समझ आएगी ना, वो पूरा पागल हो चुका होगा जो अता तारर ने कहा, क्योंकि अता तारर को खुद नहीं पता उन्होंने उसने क्या बात की है। तो लेकिन कल से मुझे लोग ये कह रहे हैं कि परवेज लाई गेम कर गया। यानी ये सारा कुछ अपने खिलाफ परवेज लाई ने करवाया और जाके फैसला भी ले लिया। अब उसने इमरान खान को भी फारिग कर दिया, पीडीएम भी साइड पे हो गई, परवेज लाई जो है बराजमान होकर बैठ गया और उसका कोई नहीं। ये कल से मुझे लोग कह रहे हैं। पता नहीं, बहरहाल पंजाब की सूरत हाल जो है उसके ऊपर वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने आला सतह का एक इजलास किया। बहुत लोग वहाँ पे शरीक थे, उनकी लीडरशिप भी, उनके वकला भी सारे, और उन्होंने ये दावा किया कि जी आइंदा महीने यानी जनवरी में, अब देखें ना आज है 24 तारीख है दिसंबर की, तो मैक्सिमम 8 से 10 दिन में वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, इसका खात्मा हो जाएगा। चलें ठीक है, हो जाएगा। तो भाई अगली हुकूमत ने क्या करना जो ये कर नहीं कर रहे, या ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये मुल्क कैसे चल रहा है अगर इसको चलना कहते हैं। अब उनका ये कहना है कि जी उनके वकला का पीडीएम के जी परवेज लाई को एतमाद का तो वोट लेना पड़ेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम है, परवेज लाई के पास पूरे अराकीन नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। उनमें काफ़ी लोग जो हैं वो टूट चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे किसी ने वोट नहीं देना कि आके और वो उसके बाद उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ये समझ लें। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में शो ऑफ हैंड से होना है। उस दिन जो लोग मौजूद होंगे पार्लियामेंट में, उस वक्त जो मौजूद होंगे वो हाथ उठाएंगे हाँ या ना में। तो अगर मेम्बरान ही 150 आए या 165 आए और वो सारे के सारे हाथ उठा के खड़े हों, उसके बावजूद जब वो मैजिकल फिगर नहीं पूरा होगा तो फिर इसका मतलब परवेज लाई फारे। लेकिन अब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ये कहाँ से बीच में आ गया और ये कैसे उनके वकला कह रहे हैं कि जी वो तो लेना पड़ेगा अगले 10 दिन में? मुझे उसकी समझ नहीं है। ये तो वही समझा सकते हैं या कोई वकील समझा सकता है, लेकिन वो आप समझते हैं ना कि जैसा लीडर वैसे ही उसकी कौम, जैसा हुक्मरान वैसी उसकी आवाम। तो इमरान खान की कौम के बहुत बड़े खलीफा जो हैं आज़म स्वाति साहब, अब वो अदालत में अपनी चीज़ों से मुकर गए। वो कहते हैं कि मैंने ट्वीट्स ही नहीं की। आप ये देखें कि कितना झूठा, दगेबाज और छोटे लोग हैं ये। इमरान खान के, आज़म स्वाति के और बाकी क्या कि 26 तारीख से मई से लेकर अभी तक पूरा अपनी ट्वीट्स के ऊपर एक नैरेटिव बिल्डअप किया
किसी को गाली दी, किसी को कुछ कहा, किसी को बुरा भला कहा, ये कहा वो कहा। और इमरान खान ने हैमर किया आजम स्वाति की बात को हर अपने जलसे में, अपनी तकरीर में, हर जगह पे कि जनाब उसने क्या किया, अगर 2 ट्वीट्स कर दी और फिर उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, ये कौन सी जमहूरियत है, सारा इतना प्रेशर बिल्डअप। अब वो कह रहे हैं मैंने की ही नहीं। तुमने की नहीं तो तुमने जो इतनी गुफ्तगू फरमाई, इतनी बकबक की, इतनी बकवास की है, पब्लिकली आके कहा, तुमने तो हर जगह ओन किया उन चीज़ों को, फिर तुम्हारे हैंडल से कौन कर रहा है ये भी तुमने नहीं बताया। तो बात यह है कि जब इनको अपनी प्रॉब्लम पड़ी होती है तो ये सबसे बड़े नहीं अनिल मुनकर बने होते हैं, और वैसे जब ये अपना समझे कि हम ताकत में हैं तो ये टार्जन बने हुए हैं, अमर बिल मारूफ का ये लिबादा ओढ़ लेते हैं, क्योंकि हैं तो झूठे, हैं तो दगाबाज, हैं तो मुनाफिकीन, हैं तो काज़िबीन। लेकिन बहरहाल इस वक्त अपना जो है वो इमरान नियाजी जो है वो उसके झूठ भी और चल रहे हो। अब क्या कहना शुरू हो गया, जल बाजवा जो थे ना वो शहबाज शरीफ के फैन थे। अरे यार खुदा का खौफ करो यार, तुम चाहते क्या हो, कितना कुछ झूठ बोलना है। कल को इमरान खान को मैं हर एंकर को चैलेंज कर रहा हूँ जो इमरान खान के करीब है और जो उसके इंटरव्यूज करता है, कि उसको पिछले 1 साल की अपनी स्टेटमेंट्स दिखा के कहो कि हर एक को जरा जस्टिफाई तो कर दे कि फला तुमने क्यों दी और फला तुमने क्यों दी, या तुम्हें याद है तुमने ये कहा, तुम्हें याद है तुमने ये कहा। मुझे तो आज भी याद है, मुझे हॉन्ट करता है जिस तरह उसने टीटीपी और तालिबान की साइड ली हुई है और वो हमारे गले पड़ गई आके। 9 साल जो इन्होंने टीटीपी को स्पेस दी है केपीके के अंदर और उनको सेटल होने दिया वहाँ पे, अब वो हर जगह फैल चुके हैं। अब सिर्फ इस्लामाबाद को खतरा नहीं है, इस्लामाबाद में तो डीसी ने पब्लिक गैदरिंग से भी बैन लगा दिया। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मुल्क में कई शहरों में बेशतर जगहों पे ये खतरात हैं कि टीटीपी और उसके जो सिंपथाइजर्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ फुल वॉर डिक्लेयर कर चुके हैं। और ये सियासतदान जो उसको सपोर्ट करता रहा, ये जालिम खान, ये तालिबान खान उसको हिमायत देता रहा, उनकी वकालत करता रहा। और अब ये कह रहे हैं कि जी ये मौजूदा हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी है या उनका फेलियर है कि दहशतगर्दी बढ़ गई। दहशतगर्दी तो तुम्हारे सूबे से आई है और तुम्हारे सूबे में बढ़ी है, तुमने उनको चेक ही नहीं किया। तुम्हारी सीटीडी जो है उसका पोल खुल गया, तुम्हारी जो पुलिस और पुलिस रिफॉर्म्स है उन सब का पोल खुल गया। पता नहीं ये कितना बैठकर झूठ बोलना होता है इन्होंने। लेकिन अब बहरहाल शेख रशीद जी को समझ आ गई है कि इमरान खान जो है इसके खिलाफ कोई अमरीकी साजिश नहीं थी। वो कहते जी इसके सर से जनरल बाजवा का हाथ उठ गया, यानी हाथ उठ गया, बैसाखी किसी ने खींच ली और इतना बड़ा लीडर धड़ाम करके गिर गया। यही हुआ ना बेसिकली। शेख साहब खुद कह रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर से दस्ते शफकत हटा तो उसके बाद इमरान खान जो है कोलैप्स कर गया। इमरान खान की टांगें कांप गई हैं, कांपें टांग गई हैं। अब जो भी आपने सोचना है आप सोच लें। यानी उस वक्त तो इमरान खान जनरल बाजवा के आगे हाथ जोड़ रहा था, मिन्नतें कर रहा था कि प्लीज़ एक्सटेंशन ले लें, ये कर लें, वो कर लें, बस मुझे रहने दें और अगला इलेक्शन जो है उससे पहले मैं जनरल फैज़ को ले आऊँगा और फिर वो मुझे जिता देगा। तो 15 साल मनसूबा बना के बैठा था। लोग कहते थे 8 साल मनसूबा, मैं आपको बताऊँ ये 15 साल मनसूबा बना के बैठा हुआ था। बहरहाल अब धड़ान तख्ता हो गया। और इमरान खान के लिए मेरा मैसेज है, मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ, मैं दोबारा दे रहा हूँ, बार बार दूंगा। इमरान खान अगला महीना मुझे तुम्हारा जेल में नज़र आ रहा है। खैरियत मनाओ, खैरियत मनाओ और ये तस्बीह अंदर जाके ही पढ़ना, वहाँ पे दिल से पढ़ना है इस बारी। जितने तुमने झूठ बोले, जितने तुमने धोखेबाजी की, जितने तुमने इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश की है, शायद कोई तलाफ़ी का बहाना ढूंढना, कोई माफ़ी का बहाना ढूंढना। लेकिन हम लोग जिन्हें अकल है, जिन्हें समझ है, हम तो तुम्हें माफ़ नहीं करते। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह। तो गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता, लेकिन ये आए रोज़ रखना डाल रहे हैं और साजिश कर रहे हैं। जोड़ तोड़ का खेल, डर्टी पॉलिटिक्स है जो हम नहीं खेलना चाहते। फिर ज़रूर कोई दबाव आया और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी इमरान खान को शटअप कॉल दे दी। इमरान खान मुल्क पर इमरानी डॉक्ट्राइन मुसल्लत करना चाहते हैं। केपी का डेप्यूटी स्पीकर और थाने भी महफूज रहीं, जबकि इस गेम में हमने और परवेज इलाही ने गेन किया और नुकसान सिर्फ इमरान खान को हुआ है। जनरल बाजवा से रब्ता रहता था, उन्होंने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा था
तो फरवरी मार्च तक मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अगर शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी करनी है तो जेलों में बाकी कैदियों का क्या कसूर है, अवाम को मज़ीद गुमराह किया जाता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल रऊफ़ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। बिलाखिर एक बार फिर मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब की आइनी और पार्लिमानी निज़ाम की भाग दौड़ का फ़ैसला अदालतों के रहम व करम पर जा चुका है। जिन नुमाइंदगान को अवाम अपना नुमाइंदा समझकर पार्लियामेंट में भेजते हैं, इनको ख़ुद पर और मुल्क के सबसे अहम और मुक़द्दस इदारों यानी पार्लियामान पर यकीन ही नहीं होता। अदालत ने परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला और पंजाब काबीना को मशरूत बहाली की इजाज़त तो दे दी, मगर अब मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट की राह देख रही है। मनपसंद फ़ैसलों के हसूल के लिए आइनी मामलात को अदालतों में ले जाना किस हद तक जायज़ है, इसका फ़ैसला तो खैर अवाम को खुद ही करना होगा कि वह अपने नुमाइंदगान से इसका जवाब मांगे। लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि पंजाब की मौजूदा सूरत हाल पर अज़ खुद नोटिस लें। लाहौर में ख्वाजा साद रफ़ीक और तारिक बशीर चीमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था, अगर असम्बलियाँ किसी की ज़िद या अना पर घटिया सियासत की नज़र हो रही हैं तो गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। गवर्नर का वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहना उनका आइनी इस्तेहकाक है। उनका कहना था, असम्बलियों को इमरान खान की अना की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करना चाहिए। अगर इनके पास बंदे पूरे हैं तो एतमाद का वोट ले लें, अगर इनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं और इसलिए एतमाद का वोट लेने से गुरेज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर का कहना था, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, लेकिन ये आए रोज़ रखना डाल रहे हैं और साजिश कर रहे हैं। PDM ने सियासी मफादात के ख़िलाफ़ और कौमी मफादात के हक़ में फ़ैसले किए। इमरान खान मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था, अदालत उज़्मा से दरख्वास्त है कि पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल का अज़ खुद नोटिस ले। अदालत उज़्मा अज़ खुद नोटिस लेकर पंजाब को मुआशी अदम इस्तेहकाम से बचाए। उनका कहना था, हम इलेक्शन से फ़रार नहीं चाहते बल्कि इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उम्मीदवारों को हल्का वार तैयार कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक का इस मौके पर कहना था कि गुज़श्ता रोज़ अदालती फ़ैसले में इंसाफ नहीं किया गया। अदालती फ़ैसले में नक़ाइस हैं। हमारे कानूनी माहिरीन फ़ैसले के ख़िलाफ़ आला अदलिया में जाने के लिए मुख्तलिफ़ ऑप्शंस का जायज़ा ले रहे हैं। इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था, असम्बलियाँ तहलील करना बच्चों का खेल नहीं है। 6-7 माह में इलेक्शन है, इमरान खान क्यों डर्टी गेम खेलना चाहते हैं? जोड़ तोड़ का खेल डर्टी पॉलिटिक्स है जो हम नहीं खेलना चाहते। इमरान खान वो खेल खेलना चाहते हैं तो सियासी जमातें माजी में खेलती रही हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ और इनके इत्तेहादी तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट से बहाली के बाद दोबारा अपनी अना की तस्कीन और सियासी पॉइंट स्कोरिंग को मुकद्दम जानते हुए अदालती फ़ैसले को भी सिर्फ अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेंगे और एतमाद का वोट लेते ही सूबाई असम्बली को तहलील कर देगा। कामिल अली आगा का कहना था, 11 जनवरी को अगली अदालती समाअत से पहले परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के लिए चीफ सेक्रेटरी पर दबाव था। रात तक चीफ सेक्रेटरी की राय थी कि वज़ीर आला को हटाने का नोटिफिकेशन गैर आइनी होगा। फिर ज़रूर कोई दबाव आया जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर दिए। असम्बली की तहलील पर बयानात की हद तक तो मुस्लिम लीग काफ राजी नज़र आती है, पर हकीकत में इससे फ़रार चाहती है। इसी बात के पेश नज़र वज़ीर आला KPK भी इमरान खान के असम्बली तहलील करने के बयानात से राह फ़रार अख्तियार कर चुके हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि इमरान खान का असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान सिर्फ ऐलान ही रहा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी इमरान खान को शटअप कॉल दे दी। शर्जील नाम मेमन का कहना है कि PTI सियासी जमात नहीं बल्कि नोटंकी करने वालों का टोला है। इमरान खान का असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान माज ऐलान ही रहा। उनका कहना था, ये लोग कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने भी पेश नहीं हुए। KP में तो इनको किसी ने नहीं रोका।
असेंबली क्यों नहीं तहरील की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ब्लैकमेलिंग, धौंस और धमकियों से दोबारा इक़्तिदार चाहते हैं। इमरान खान मुल्क पर इमरानी डॉक्ट्राइन मुसलत करना चाहते हैं। सूबाई वज़ीर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की सूरत-ए-हाल संगीन है। KP का डेप्यूटी स्पीकर और थाने भी महफूज नहीं। शर्जील मेमन का मजीद कहना था कि PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी की सूरत-ए-हाल में रखना चाहती है। इमरान खान नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मईशत चले। इमरान खान की ख्वाहिश है कि मुल्क में श्रीलंका जैसी सूरत-ए-हाल जन्म ले, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला की इस लड़ाई में, सियासी लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान इमरान खान का हो रहा है, जिसकी तरफ मुस्लिम लीग नून भी इशारा दे रही है। यूँ मालूम होता है कि पसे पर्दा परवेज़ इलाही PDM के लिए ही रास्ता क्लियर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि हाई कोर्ट ने वज़ीर आला को हटाने के गवर्नर के ऑर्डर को मनसूख नहीं मुअत्तल किया, जबकि इस गेम में हमने और परवेज़ इलाही ने गेन किया और नुकसान सिर्फ इमरान खान को हुआ है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ ने कहा कि हाई कोर्ट ने वज़ीर आला को हटाने के गवर्नर के ऑर्डर को मुअत्तल किया है, मनसूख नहीं किया। अदालत को हतमी फ़ैसला करना है कि वज़ीर आला को कभी ना कभी एतमाद का वोट लेना होगा। हम चाहते हैं सूबाई असम्बलियाँ तहलील ना हो। नून लीग पंजाब में सबसे बड़ी अक्सरियती जमात है। असम्बलियों की तहलील की डेडलाइन गुजरने के बाद परवेज़ इलाही को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इस सब सूरत हाल में इमरान खान की हालत सबसे बेबस है, जो दिन के उजाले में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जहाद की बातें करते हैं, मगर दिल में उन्हीं से उम्मीदें बांधे बैठे हैं कि काश उनकी माफ़ी कबूल हो और इनको दोबारा गोद ले लिया जाए। इमरान खान ने लाहौर ज़मान पार्क में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त कोई राब्ता नहीं। जनरल बाजवा से राब्ता रहता था, उन्होंने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा था। उनका कहना था इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, कानून की हुक्मरानी में वही किरदार अदा कर सकती है। इस्टेब्लिशमेंट में ऊपर बैठा शख्स ही सब कुछ होता है। इलेक्शन के हवाले से इमरान खान का कहना था कि हुकूमत इंतखाबात 2023 से आगे ले जाना चाहती है। मुआशी सूरत हाल में इंतखाबात को आगे लेकर जाना मुमकिन नहीं। मईशत की यही सूरत हाल रही तो फरवरी मार्च तक मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। उन्होंने कहा मुझे बंद गली में धकेलने का मतलब मुल्क को बंद गली में धकेलना है। साबिक आर्मी चीफ से मुतालिक साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने शहबाज शरीफ को जेल में फ़ोन करके मिजाज पुरसी की थी, तो मैंने इनसे पूछा ये आप क्या कर रहे हैं? अगर शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी करनी है तो जेलों में बाकी कैदियों का क्या कसूर है? उन्होंने कहा मेरे खौफ से नवाज शरीफ और जरदारी इंतखाबात से राह फरार अख्तियार कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में मुल्क के असल मसाइल पीछे छुप गए। मुल्क सियासी मारा मारी से निकलता है तो इसको लीक ऑडियो टेप्स के पीछे लगा दिया जाता है, जिसमें इंतहाई फोश और नाज़िबा गुफ्तगू करता वो शख्स दिखाई देता है जो मुल्क में रियासत मदीना का निज़ाम लाना चाहता है। इमरान खान का सियासी बयानिया इस्लाम का नाम लेकर मुसलसल अवाम को जज्बाती बनाना रहा है, मगर अफसोस के आला मलिक के साथ इनकी मुबैना ऑडियो टेप ने इस बात पर से भी पर्दा हटा दिया है, जो कि तहरीक इंसाफ मौक़ा पेश करती थी कि इमरान खान जवानी में बद अखलाक किरदार के मालिक थे और अब सुधर चुके हैं। मगर इस ऑडियो के बाद साबित होता है कि इमरान खान का किरदार अब भी काबिल रश्क या काबिल ज़िक्र नहीं है। मुबैना ऑडियो से यह भी साबित होता है कि इससे कबल आयशा गुलाली और रेहाम खान ने जो इल्ज़ामात इमरान खान पर लगाए थे वो 100% दुरुस्त थे और अब तीसरी गवाही सबूतों के साथ अवाम के सामने आ चुकी है। उम्मीद है कि अवाम अपने हकीकी रहनुमाओं को पहचानेंगे और मुल्क के रहनुमा असल मसाइल पर तवज्जो देंगे, बजाय इसके कि किसी भी नॉन इशू को मसला बनाकर अवाम को मज़ीद गुमराह किया जाता रहे। अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।
कि एक बच्ची जब एक स्टीरियोटाइप उस माहौल की चल रही है तो उसकी अपनी शख्सियत का निखार किधर जाता है। जब हम शादी ब्याह की बात करते हैं, औरतों के फरमाइशी प्रोग्राम नहीं खत्म होते। अगर वो खुद कोई रिश्ता देखने के लिए निकलती है तो वो कहती है कि लो अभी तो मैंने एक ही रिश्ता देखा है, तो मैं अभी अपने बेटे के लिए जरा पहले अच्छी तरह लड़कियां तो देखूं ना। मर्द नहीं इतने डिमांड करेंगे, उनके घर के एजुकेशन और वैल्यू सिस्टम को पीछे कर देते हैं। वक्त सियासत ना लड़ाएं, कंपटीशन ना करें। हम क्यों नहीं अच्छी बातों में कंपटीशन करते? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव और मेरे साथ मौजूद है मैम यास्मीन आफ्ताब अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, हमने ना किस्से कहानियाँ तो हमने बहुत छेड़ दी, लोगों को बहुत सी जो है वो रियल स्टोरीज़ भी बताई, उनकी एग्जांपल्स दे दे के भी समझाई, लेकिन बात कहीं ना कहीं आके उस फिक्रे पे जो है वो ठहर जाती है कि जी असल में तो औरत ही औरत की दुश्मन है। औरतों के साथ जितने मसाइल हैं वो औरतों की वजह से ही हैं, तो आप औरतें खुद ही सुधर जाएं। और क्योंकि हम दोनों भी औरत ही हैं तो वो तो नीचे ना अक्सर लोग अपनी राय दे रहे होते हैं कि आप औरतें जो है वो खुद ही सुधर जाएं तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे। आप क्यों इतना ढंढोरा पीटती हैं? बात थोड़ी कुछ सही भी है वैसे। बिल्कुल, मैं खुद ये मानती हूँ। अच्छा देखिए, मैं बड़ा सोचती रही, हम जितने प्रोग्राम्स कर रहे थे कि एक जनरल डिस्कशन पे हम आए। आप वाली बात के कहानी किधर से शुरू हो रही है और किधर ख़त्म हो रही है ना। तो ये एक मैंने नोट किया अपनी लाइफ में भी कि ख़वातीन से अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन और बहुत उससे भी ज़्यादा हस्त रखती है। बिल्कुल। अब जाहिर है उसमें एक्सेप्शंस होंगी, अच्छी औरतें होंगी, बहुत अच्छी औरतें भी होंगी जो ऐसा नहीं करती। मैं अमूमी तौर पे बात कर रही हूँ। अब ये हम मुख्तलिफ अगर लेवल्स पे देखें, पढ़े लिखे लेवल पे देख लें, मिडिल क्लास लेवल पे देख लें, लोअर क्लास लेवल पे देख लें, कुछ चीज़ें हमें सब में मुश्तरका मिलेंगी, कुछ चीज़ें हम ज़रा थोड़ा फ़र्क लेवल पे हम करेंगे लेकिन करते हैं। मिसाल के तौर पे जहाँ पे पैसा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ख़वातीन जो हैं हर हफ्ते नहीं तो हर फोर्टनाइट वो दुबई जाती हैं शॉपिंग करने। अच्छा। हाँ हाँ, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स जाती हैं। तो जब वो वहाँ जाती हैं और वहाँ से शॉपिंग लाती हैं तो जाहिर है फिर कॉफ़ी पार्टी का एहतमाम बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमने वो तैयार भी होना है और हमने फिर दिखाना भी है, डिस्प्ले करना ज़रूरी है, एक वो चीज़। और लाइव्स ऐसी होती हैं कि उसमें वो अमूमी तौर पे ख़ुद को एज अपनी खूबियों को नहीं डेवलप कर रही होती। जैसे मैंने एक पुराने प्रोग्राम में भी ये बात करी थी कि एक बच्ची जब एक स्टीरियोटाइप उस माहौल की चल रही है तो उसकी अपनी शख्सियत का निखार किधर जाता है। फिर वो ज़िंदगी उनकी इन चीज़ों के गिर्द जब लोगों की घूमती है तो वो उसी में कंपटीशन होता है। अच्छा, अगर कोई कम पैसे वाले तबके की औरत है तो वो भी करेगी, चाहे वो इचरा से कपड़ा लाई है या वो कहीं से भी लाई है, तो उस पे भी 100 बातें होंगी, कहीं पहन के कि नहीं उसका तो अच्छा नहीं है। अच्छा, ये इस मेरा हवाले अच्छा से ना है। सोशल मीडिया पे एक बड़े मजे की बात चलती है, तो वो कहते हैं ना जब औरतों की ना कपड़ों की बात हो, ड्रेसिंग की बात हो कि निजी औरत ऐसे निकलेगी तो उसके साथ तो ये सब कुछ होगा, तो उस पर किसी ने कहा तो मजाक में ही, लेकिन वो बात मुझे बड़ी सच लगी कि जी औरत के बारे में आप ये ना सोचें कि जी वो बाहर आपको दिखाने के लिए वो निकल के जो है वो जा रही होती है, वो तो दूसरी असल औरतों में को तो दिखाती दूसरी है। औरत को बिल्कुल जेलस करना ठीक होता है। है। तो होता तो असल में ये है कि औरत को दिखाने के लिए और उसको जेलस करने के लिए तैयार हो रही होती है, औरत की और तो इसके अलावा कोई इंटेंशन ही नहीं होती। असल में कंपटीशन हर लेवल पे हम पढ़ा करते हैं ना। अब आप देखिए कि अगर किसी का बच्चा जो है वो स्टैनफोर्ड या किसी अच्छी जगह चला गया है, ये मैं पैसे वालों की बात कर रही हूँ, ज़ाहिर है इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस, तो वो चाहेंगे कि मेरा बच्चा जो है वो इससे और एक बेहतर जगह पे, क्योंकि हमने कॉफ़ी पार्टीज़ पे बैठ के और वहाँ नोट्स भी तो कंपेयर करने होते हैं, बिल्कुल, एक ये शो भी मारनी होती है, तो हर चीज़ में। तो इसी तरह आप देखिए कि जब हम शादी ब्याह की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले तो हम औरतों के फरमाइशी प्रोग्राम नहीं ख़त्म होते, वो कहेंगी कि जी
लड़की का कद इतना हो, रंग ऐसा हो, फलां चीज़ हो। अब उन चीज़ों में हम ये नहीं देखते कि आपकी भी अगर शक्ल मामूली है, या आपका बेटा तो जी बिल्कुल स्याह रंग है, गंजिया है, लेकिन आपको हूर परी चाहिए, तो वो भी तो 4 चीज़ें मांगेंगे। तो हम मर्द नहीं इतने डिमांड करेंगे उनके घर के, लेकिन हम लोग एजुकेशन और वैल्यू सिस्टम को पीछे कर देते, क्योंकि आखिर में तो आपने उसके सीरत के साथ रहना है, उस औरत की, और औरत ने मर्द की सीरत के साथ रहना है। तो हम उन चीज़ों को नहीं प्रायोरिटाइज करते। अब मिसाल के तौर पे हम फिर इसमें बहू और बेटी में भी फ़र्क करेंगे कि अगर बेटी के लिए कोई अच्छी चीज़ है, हमारा दामाद बहुत अच्छा कर रख रहा है, हम कहेंगे भी क्या दामाद है। अगर हमारे बेटे ने कर लिया तो जन मुरीद कहीं का। हाँ, और फिर उसके अलावा ये कि जैसे पिछले दिनों एक मेरी दोस्त की बेटी का रिश्ता आया, और वो खातून ने बड़ा खुश होकर बताया कि किस तरह उनकी बेटी ने आईटी में पढ़ाई की और उनके दामाद ने उसको और आगे पढ़वाया। और शी वॉज़ वेरी हैप्पी, और खुशी की बात भी है कि अगर मर्द ऐसे सपोर्ट करें औरतों को। अब इनका बेटा बहुत अच्छा था, और ये बच्ची बेइंतहा काबिल, वर्ल्ड टॉपर। इन्होंने जब रिश्ता डाला तो इनकी लड़की की माँ ने कहा कि देखिए हम तो चाहते हैं कि वो आगे अपना ये एक मास्टर्स की डिग्री इसमें कंप्लीट करे। वो तो कहने लगी मेरा बेटा कह रहा था मेरी ज़िंदगी कैसे शुरू और कब शुरू होगी फिर। तो अब ये बेटा कह रहा था या उनकी अपनी ख्वाहिश थी, ये तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये कि ये हम काट एक दूसरे को। अब देखिए, जब एक हम जो चीज़ हमको रियलाइज़ करनी चाहिए, और नाजरीन को मैं ये बात करना चाहूँगी, हम औरतें हैं, मेरा भी जवान बेटा है, बेटी है, आपके भी होंगे। अगर हम अपनी सास की, अपने ससुराल वालों की, अपने बच्चों के सामने बुराई करेंगे, कल को जब आपकी बहू आएगी और वो आपके घर वालों की, अपने शौहर यानी आपके बेटे की बुराई करेगी, तो शायद उसका रिएक्शन नहीं होगा, वो उस बात को बहुत नॉर्मल ले, क्योंकि आपने एग्जाम्पल जो ये सेट करी है। तो जब तक हम इस चीज़ को खुद ख़त्म ना करें, खुद इस चीज़ को अवॉइड ना करें, हर वक्त सियासत ना लड़ाएं, कंपटीशन ना करें, हम क्यों नहीं अच्छी बातों में कंपटीशन करते हैं। अच्छा मैम, आपने शादी की बात से शुरू किया था, जबकि ये जो शादी और ये जो रिश्ते वाली सिचुएशन को अगर हम सामने रखें तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि कोई भी ऐसी औरत जिसको पहले अगर उसका माइंड ये होगा कि नहीं जी ये तो बड़ा बुरा होता है कि जी इतने इतने रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, और उसने वो सब कुछ फेस किया होता है कि इतने लोग आए और चाय शाय पी के चले गए और बड़ी देर में उसकी शादी हुई। लेकिन अब हम उसी औरत को देखें, अगर वो खुद कोई रिश्ता देखने के लिए निकलती है तो वो कहती है कि लो अभी तो मैंने एक ही रिश्ता देखा है, तो मैं अभी अपने बेटे लिए जरा पहले अच्छी तरह लड़कियां तो देखूं ना। वो ऐसे है जैसे हम कपड़ा खरीदने चले गए बाजार में और हमने हर दुकान फिरनी है कि कलर और प्रिंट हमें समझ नहीं आए। अच्छा, ये अब लेते हैं वही है जो हमने पहली दुकान पे देखा था। लेकिन पता है, इसमें मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ, हम भी जवान रहे हैं, हमारी भी बच्चियाँ हैं, आपको घर घर अब जाने की ज़रूरत नहीं होती। अव्वल जो लड़कियां वर्किंग वुमेन हैं उनको आप 100 बहानों से किसी तरीके से दफ्तर जाके वैसे भी मिल सकते हैं। घर जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी पड़ोस के, किसी रिश्तेदार के थ्रू जो कोई बता रहा है रिश्ता, उनके घर किसी बहाने से आप उनको बुला लें, आप उस वक्त चले जाएं। तो 100 तरीक़े होते हैं जिससे आप मिल भी लेते हैं, अगले को शायद इतना उस वक्त मालूम भी ना पड़े कि आप क्यों मिल रहे हैं, और इसमें उन बच्ची का और घर वालों का दिल भी ना दुखे। किसी के घर जाना तो बहुत आगे जाके स्टेज पे होना चाहिए। मैं उन माँ बाप को की भी बिल्कुल इस हरकत को पसंद नहीं करती कि जो लोग जो हैं वो फ्रूट पेस्ट्री की तरह अपनी बेटियों को सजा बना के और सामने पेश कर। फ्रूट पेस्ट्री तो बड़ा आपने अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मेरे दिमाग में तो ये कि भेड़ बकरियों की तरह वो लगा देते हैं लाइन में कि अच्छा जी। हाँ, तो वो मतलब सबसे ज़्यादा ह्यूमिलेशन इससे ज़्यादा क्या हो सकती है? बहुत ह्यूमिलेटिंग है ये। और इधर में औरतें ही कर रही होती हैं। हाँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने देखा है कि जिन रिश्तों में, मेरे अपने आसपास बहुत लोग होते हैं, तो मैंने देखा है कि जिन रिश्तों में अगर कोई मर्द हजरात इन्वॉल्व है ना, तो वहाँ पे इस तरह की छान पटक और ये जो परेड होती है ना, वो चाय वाय और ये वो सारी चीज़ें कम होती हैं।
कम होती हैं, ये लेकिन औरतों ये को कि शौक होता है कि हर जगह जाके जहाँ पे इन्होंने किटी पार्टी औरतें करनी है। लीड कर रही होती हैं ना बहू ढूंढने की कैंपेन, मर्द जरा बहुत बैक सीट ले रहे होते हैं, तो वहां फिर भी ये सब चल रहा होता है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें चले औरत तो एक औरत के साथ गलत कर रही है, तो एक घर का सरबराह होने की हैसियत से मर्दों का भी रोल बनता है? मर्दों का बिल्कुल रोल है कि अगर वो ये तमाम वाकयात और मामलात और हर चीज़ में कंपटीशन देख रहे हैं तो वो बीच में आके और इस मामले को रोकें। मैं आपको एक बड़ी मामूली सी एक मिसाल देना चाहूँगी। मेरी बहनों जैसी एक दोस्त है, उन मियाँ बीवी ने एक कहीं से जो बड़ी एक नई कोई डिज़ाइनर थी फर्नीचर, लाहौर में नया नया डिज़ाइनर फर्नीचर मिलना शुरू हुआ था, बड़ा अच्छा क्लासी अंडरस्टेटेड बनवाया। तो उनकी किसी रिश्तेदार ने आके नंद थी तो उन्होंने बहुत बुराई करी फर्नीचर की, अरे ये तो इतना सिंपल है, तुमने इतना महंगा करा, ये करा वो करा। और मेरी फ्रेंड इतनी दिल बर्दाश्ता हो गई, मुझे कहने लगी भाई यास्मीन मैं तो सोच रही हूँ बेच दूँ। मैंने कहा अच्छा मैं आके देखती हूँ। मैं गई, वो इतना ग्रेसफुल फर्नीचर था अफीफ़ा, इतना ग्रेसफुल था। तो मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम क्यों करोगी, और ढूंढ हुए जो बड़ा। तो बाद में वो हंस के मुझे कहने लगी फ़ोन पे, मेरी मेड है ना वो 20 सालों से उसके पास थी, वो कह रही थी आपकी नंद तो हर बात को ही आपके बुरा कहती हैं, वो है ना यास्मीन बाजी आती हैं, वो देख के बड़ा खुश होती हैं आपका साहब, उनकी बात सुने वो सही कह रही हैं। तो ये अमूमन होता है, ये नहीं कि रिश्ते या किसी के घर नई गाड़ी आ गई, कोई फर्नीचर नया आ गया, कोई आपने बड़ा अच्छी नस्ल का जोड़ा ले लिया, कोई भी चीज़, कोई जेवर बना लिया, तो हर चीज़ से, हालांकि देखिए अगर आप अगले की खुशी देखकर खुश हो और अगर मुकाबला करना है ना, तो बखुदा मैं आपको कहूँगी अच्छाई में मुकाबला करें। हमारे यहाँ जब मैं छोटी थी तो तरीक़ा होता था कि अगर पड़ोस से या किसी रिश्तेदार के घर से कोई चीज़ अफीफ़ा बन के आती थी तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता था कि खाली बर्तन चला जाएगा। आपने कुछ बना के बड़ी मोहब्बत से, मेरी अम्मा तो अभी तक नहीं भेज रही थी। अच्छा मेरे साथ भी है कि खुशी है तो आपने, अगर आपको पहली तनख्वाह मिली है तो अपने करीबी रिश्तेदार अजीज़ों को वर्क प्लेस पे आपने मुँह मीठा कराना है। आप एक तरीका है, एक तरीका आपस में एक छोटा गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। इवन मैं आपको बताती हूँ, मतलब ये मैंने जो शॉल पहनी हुई है, मेरी बहन नॉर्वे रहती है, उसकी वहाँ जॉब हुई और जब उसको फर्स्ट सैलरी मिली तो उसने मुझे भेजा कि जी नहीं, आपने, बहन ने और अम्मी ने और भाभी ने, मेरी सब ने ना मेरी तरफ से गिफ्ट लेना है और आपने जो है ना ये ज़रूर करना है। और वो मुझे इतना अच्छा लगा कि एक वैल्यूज़ है ना, लेकिन जब आप उन वैल्यूज़ को छोड़ देंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे। तो ये हम अगर अच्छी बातों में किसी की हेल्प करने में मुकाबला करें ना, किसी की बच्ची की शादी होनी है, उसमें उसके पास कुछ भी नहीं है, आप उधर कंट्रीब्यूट करें कि चलो भाई उसमें बढ़ के आए ना, कि इसमें मुकाबला करें। नेकी जो कहते हैं ना, अल्लाह के साथ एक बैंक अकाउंट खोलने में मुकाबला करें, बिल्कुल उसका तो अजर ही अजर है। ये बेकार चीज़ों में, किन चीज़ों में हम लोग पड़ गए। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले जो बच्चों की बात की थी, मैं उस बात पे आना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें जो ये एक मुकाबलेबाजी का माहौल जो हम लोगों ने बना लिया हुआ है, जो माँओं ने बना लिया हुआ है या जो बड़ों ने, वो हमारे बच्चों पे भी असर करता है। मैंने ये देखा है कि अब पहले भी ये चीज़ थी, लेकिन अब बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है कि अच्छा जी वो बच्चा मुझसे आगे ना निकल जाए, वो बच्चा अगर फलां के पास उस जगह का लंच बॉक्स है, हाँ, तो इधर से उसने ये ड्रेस लिया है। अब मेरा बेटा जब ज़रा बड़ी क्लासों में गया कि नहीं वो फलां तो रेमंड वाइल की घड़ी पहन रहा है माँ, तो मैंने कहा ओके आई कैन बाई यू वन बट आई एम नॉट गोइंग टू बाई यू वन, यू हैव टू अर्न इट। अब वो तुम ये ग्रेड्स लो, फलां क्लास लेते आते, तो आप तो पसीने निकाल देंगी, निचोड़ देंगी। मैंने कहा बेटे हमारे वक्त में भी जब मैं यंग थी तो टेप रिकॉर्डर, वो कैसेट प्लेयर का रिवाज आया, तो 2 साल मेरे वालिद ने मुझे इंतज़ार कराया, कहने लगे तुम फर्स्ट डिवीज़न ले लो मैट्रिक में, मैं दिला दूंगा। हमें उन चीज़ों की वैल्यू समझा, ये नहीं था कि 2 साल पहले नहीं ले सकते थे, मगर एक वैल्यू समझाई जाती थी कि मेहनत करोगे तो ये थोड़ी कि मुंह में डाले जाओ। आजकल तो वक़्त ही नहीं, आप जितना दे दे बच्चों को, फिर आप कंपटीशन में आ गए, आप एक से बढ़ के एक से आगे एक, आप चलते चले जा रहे हैं। इसकी तो फिर अफीफ़ा हद नहीं है कोई। आपके पास जितना होगा फिर भी खुश नहीं होंगे
क्योंकि आपसे एक स्टेप ऊपर कोई और ज़रूर होगा, तो हमारे पास जो है हम उसमें खुश कभी भी नहीं होंगे। और ये ख़वातीन को बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, हम लोगों के ऊपर बच्चों की तरबियत की बड़ी जिम्मेदारी आती है, हम लोगों के ऊपर घर को चलाना, घर के माहौल की। अगर हम खुद ही इन फरसूदा बातों में और ये कंपटीशन, अरे उसने वहाँ से चप्पल ली, ओ रियली मैंने तो ज़रूर लेनी है, अभी मियाँ लोगों को 10 तरीक़े से तंग करेंगी, अभी वो इतना नहीं कमा पा रहा या उसके पास इतना नहीं है। ये अगर है भी, आपके अभी बच्चे छोटे हैं, उनकी ज़िंदगी को लेके आपने आगे बढ़ाना है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी डिमांड्स बढ़ती हैं, उनकी ज़रूरियात बढ़ती हैं, जो एक नॉर्मल होती है। ऐसे ही बड़ी क्लासों में जाएंगे, फीसें भी ज़्यादा हैं, फिर बुक्स भी महंगी, हर सारे मामलात हैं। तो हम अगर इन्हीं बातों में रह जाएंगे, इन्हीं फरसूदा और एक बेकार की गुफ्तगू और बेकार के मामलात में पड़ जाएंगे, तो फिर हम किस तरह से अपने बच्चों को एक पॉजिटिव माइंडसेट दे सकते हैं और किस तरह ये माशरा पॉजिटिव, और वो बच्चे उन्हीं बातों में उलझ के कोई कंस्ट्रक्टिव काम तो कंस्ट्रक्टिव नहीं करेंगे। और फिर वो बहुत, आजकल आप देखें बच्चे, मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि इवन जिनके पास पैसा है थ्रिल के लिए या कोई चीज़ माँ बाप इनकार कर रहे हैं, तो फलां के पास है तो कोई गलत काम में चले जाएंगे। उनको ना सुनने की आदत, ना सुनने की आदत, कहीं चोरी कर ली, किसी का ले लिया, किसी से वैसे मांग लिया, नहीं लौटा, हज़ार तरीक़े होते हैं। तो हम अपने बच्चों को, हम क्यों चाहते हैं कि जब हम ये बढ़कर, जिसको कहते हैं ना, पौधा जब बीज बोते हैं तो उसको बड़ी खूबसूरती से सेंचा जाता है। जिस तरह आपने पहले भी एक बात की एक प्रोग्राम में कि औरत को तो कहा गया कि खेती है मर्द की, खेती किस सेंस में, औलाद भी उस लिहाज से मेरे सामने खेती है। वजह खेती होती है कि जब आप बीज बोते हैं तो उसको बड़ी मोहब्बत से नर्चर करते हैं और वही पौधा फल देता है, और वो पौधा फल देता है। अगर हम नर्चर नहीं करेंगे तो वो एक बड़े फ़र्क कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। ये नहीं कहा कि उसको रगड़ के पीस के बस चटनी बना फेंक दो। तो इसी तरह बच्चों को भी हमने नर्चर करना है, और हम नर्चर करेंगे, घर का माहौल बेहतर होगा। इसमें बड़ा रोल माँ का, उसके बाद बाप का। तो ये मैम यास्मीन ने बहुत ही खूबसूरत बात की कि अगर आपने अपने घर का माहौल बेहतर कर लिया तो हमारा पूरा माशरा बेहतर हो सकता है। और उस घर के माहौल को बेहतर करने के लिए सबसे पहले माओं को और फिर जो बाप है उसको अपना किरदार अदा करना होगा, तभी जो है ये माशरा जो है इसमें कोई बेहतरी की उम्मीद पैदा हो सकती है, क्योंकि बिगाड़ तो हमने बहुत दिया है। तो आज इस सबक के साथ जो है वो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। और जब वो बात ठान लेता है तो फिर कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता। लेकिन ये सिर्फ वो बातें हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, हकीकत कुछ और है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान कितना असूलों का पक्का है, लेकिन अपना ही मुंह चपेड़े खा के लाल करवा बैठे। ये वही इमरान खान है ना, मर जाएंगे कासा लेकर, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, लेकिन पूरे 4 साल उसे किसी चीज से सरोकार है तो वह इक़्तिदार की बदनाम गली। ये वही जल्दबाजवा है ना जिसके बारे में इमरान खान कहते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर सुना होगा कि इमरान खान अपने असूलों का बड़ा पक्का है। इमरान खान अपने किए गए सियासी फैसलों पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और जब वो बात ठान लेता है तो फिर कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता। खुददारी हो, ईमानदारी हो, रियासत मदीना उसके खून में बसी हुई है। वो एक बार सियासी अखाड़े में कदम रख ले तो फिर पीठ दिखाकर नहीं भागता। ना तो वो किसी मुखालिफ के आगे झुकता है और ना ही दरबार आमरीत में कवाली करता है। लेकिन ये सिर्फ वो बातें हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, हकीकत कुछ और है। और मैं इस वीडियो में आपके सामने खोल कर रखूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान कितना असूलों का पक्का है। इमरान खान ने आज तक अपने बनाए हुए असूलों की धज्जियां कैसे उड़ाई, क्योंकि ये शख्स पहले एक असूल बनाता है, फिर अपनी बनाए गए असूल को तोड़कर इल्जाम दूसरों के सर डाल देता है। पहले एक बात करता है, उसको साबित करने के लिए वादे, नारे, मसनूई दावे, इनका एक मीनार बनाता है, और फिर उसको गिराने में एक सेकंड भी नहीं लगाता। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इमरान खान जब अपने दौरे हुकूमत में थे तो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के बुत तराशे। हुकूमत में रहते हुए उन्हें एक अजूबे के तौर पर पेश किया गया।
उन्हें किसी दूसरी दुनिया की मखलूक बना के लोगों को दिखाया गया। उनमें एक नाम मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन का भी था। इमरान खान कहते थे कि चीफ इलेक्शन कमीशन जैसा ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता। जैसे ही हुकूमत गई, इमरान खान की तोपों का रुख सीधा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ हो गया। नौबत यहां तक आ पहुंची कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बदकार कह दिया। वो इंसान जो एक वक्त में इमरान खान के दिल के करीब था, वो थोड़े ही वक्त में इमरान खान से कोसों दूर हो गया। क्योंकि इमरान खान को तो बली का बकरा ढूंढने और लोगों के एहसानों के साथ खेलकर उनको गुद्दार करने की पुरानी आदत है। आप जनरल बाजवा को ले लें, ये वही जनरल बाजवा है ना जिसके बारे में इमरान खान कहते थे कि इन जैसा प्रोफेशनल आदमी उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये वही जनरल बाजवा है जिसके बारे में इमरान खान कहते थे कि तारीख में सबसे ज्यादा न्यूट्रल और जमहूरियत पसंद आदमी है। ये वही जनरल बाजवा है जिनके बारे में इमरान खान कहते थे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सारी फॉरेन पॉलिसी मीशत को बचाने में जनरल बाजवा ने साथ दिया। इमरान खान अपने जमाने में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को पाकिस्तान की तारीख के सबसे मजबूत ताल्लुकात में शुमार करते थे। जैसे ही कुर्सी खिसकी, उनका दिमाग भी कुर्सी की तरह खिसक गया और न्यूट्रल का लफ्ज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक गाली बना दिया। किसी को गद्दार कहा गया। अब इमरान खान अपना सारा इलेक्शन उस एक नारे के तहत लड़ने का इरादा रखते। ये वही इमरान खान है जिसने असूल बनाया था कि जैसे ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, आते 7 मुल्क के लूटे गए $200 अरब पाकिस्तान वापस लाएंगे। और फिर 100 अरब तो IMF के मुंह पे मारने थे हमने, 100 अरब हमने वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मारने थे। लेकिन उन्हीं की हुकूमत सबसे ज्यादा कई बारी IMF के पैरों में गिर पड़ी। ना सिर्फ कदमों में गिरी, बल्कि उनके मुंह पर अरबों मारने की बजाय मुल्क के कीमती असासे IMF को गिरवी रखती है। पूरा स्टेट बैंक IMF के मुंह पे दे मारती है। इससे भी काम नहीं चला तो सऊदी अरेबिया से फितराना इकट्ठा करने चले गए। बातें हो रही थी IMF के मुंह पे अरबों मारने की, लेकिन अपना ही मुंह चपेड़े खा के लाल करवा बैठे। ये वही इमरान खान है ना जो मुल्क में 1 करोड़ नौकरियां लाने वाला था, अंग्रेजों को पाकिस्तान में नौकरी देने वाला था, लेकिन इसके आते ही रिकॉर्ड पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए। और तहरीक इंसाफ के 2 नंबर तर्जुमान टीवी पे आकर डिटाई से इस बात को डिफेंड करते थे कि इमरान खान ने तो वादा पूरा कर दिखाया, पाकिस्तान में नहीं तो बैरून मुल्क तो नौकरी मिली। और जब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने मुल्क छोड़ने वालों की लिस्ट जारी की तो तहरीक इंसाफ के वही लोग, वही चेहरे नाच नाच कर घुंघरू तोड़ रहे हैं कि जुल्म हो गया, बर्बाद हो गए, इतने बंदे मुल्क छोड़ गए, मुल्क डूब गया। अरे वही इमरान खान है ना जिसने असूल बनाया था कि अगर किसी भी सूरत उनको भीख मांगनी पड़ी तो खुदकुशी कर लेंगे, मर जाएंगे, कासा लेकर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। लेकिन पूरे 4 साल उन्होंने कटोरा हाथ में पकड़ पकड़ कर भीख मांगी। और जब शहबाज शरीफ मांगने गए तो जलसों में उनकी वीडियोस चलवाई, उन पर बनाई गई मीम्स लोगों को दिखाई, जैसे पिछले पौने 4 साल ये लोग मुंह में सोने के चमचे डाल रहे थे। ये वही इमरान खान था ना जो कहते थे एमनेस्टी स्कीम तो काला धन सफेद करने के लिए होती है, हम तो सादिक और अमीन हैं, तो भाई कैसे किसी को काला धन सफेद करने देंगे। लेकिन फिर खुद ही फराग होगी और अपने दूसरे दोस्तों का काला धन एमनेस्टी स्कीम से सफेद किया। और ये वही इमरान खान है जिसने पहले खुद नैब में तरामीम की, और जब इस हुकूमत ने इन्हीं तरामीम को कानून की शक्ल दी तो फिर वो कानून काला हो गया। इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाया गया, जहां अब तक जिल्लत और रुसवाई का सामना है। और ये वही इमरान खान था ना जो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए कानून पास कर रहे थे। किसी सूरत कोई ऐसा चेयरमैन नैब मंजूर नहीं था जो मेरिट का पाबंद हो, जिसे ब्लैकमेल ना किया जा सके, जो एहतसाब के नाम पे ड्रामे की बजाय असल मुजरिमों को पकड़े। लेकिन यहां भी इमरान ने 2 नंबरी दिखाई और उसी नैब चेयरमैन को जनरल बाजवा का आलाकार डिक्लेयर कर दिया। ये वही सादिक और अमीन लीडर थे जो कहते थे मैं पुलिस में इस्लाहात लेकर आऊंगा, पुलिस को एक मिसाली महकमा बनाऊंगा। फिर पौने 4 साल 2 सूबों में हुकूमत की और नतीजा यह निकला कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इन 2 सूबों में सबसे करप्ट इदारों में सर फहरिस्त पुलिस का महकमा था। पंजाब में दर्जन के करीब IG बदल गया है। 4 साल में पुलिस वालों को ही रंदा फेरने की बातें की जाती थी। 25 मार्च के वाकये में अपनी ही पुलिस को एक विलन बनाकर पेश किया गया और कुर्बानी का बकरा उन्हें मुअत्तली देकर किया गया। KPK में तो पुलिस वाले अब भी अपनी तनख्वाहों के लिए एहतजाज करते फिर रहे। ये वो जाली अमीर हैं जो रियासत मदीना में मौरूसी सियासत की जड़ें काटने आए थे, लेकिन 4 साल गुजरने के बावजूद पंजाब में जब ज़िमनी इंतखाब हुए तो मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के पहले बेटे को फिर बेटी को टिकट दिया गया। और ये वही रियासत मदीना के दाई थे जो मेरिट में अपने मुखालफिन को भाषण देते हैं, लेकिन इनका मेरिट था उस्मान बुज़दार, उनका मेरिट था फरग गुज्जर, जुल्फी बुखारी। ये वही उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं जिनकी आदि सियासी जद्दोजहद इस मुल्क का मुआशी पहिया रोकने, इस मुल्क को दिवालिया करने, पार्लियामेंट के फैसले सड़कों पर करने और मुल्क का बट्टा बिठाने में गुजरी। लेकिन जब हुकूमत मिली और दूसरों ने एहतजाज किया तो फिर याद आया एहतजाज से तो कौमें कमजोर होती हैं, मुल्क दिवालिया होता है, लोग एक दहाई पीछे चले जाते हैं। फिर जब हुकूमत से खुद निकले तो वही पुरानी यादें ताज़ा की गई। एहतजाज के नाम पे
मुल्क की खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया, मुल्क को दिवालिया करने के लिए साजिशें तैयार की, IMF से मुआहदा तोड़ने के लिए नई नई मनसूबाबंदी की गई, क्योंकि ये सब काम खान साहब के लिए हलाल है। और जब वही काम दूसरे लोग शुरू करते हैं तो वो हराम हो जाते हैं। वजह सिर्फ एक है, वो ये है कि इमरान खान को सियासी जद्दोजहद से कोई सरोकार नहीं, उसे किसी चीज़ से सरोकार है तो वह इक़्तिदार की बदनाम गली। वो चाहता है कि बगैर मेहनत की एक बार फिर कोई आमिर आए और उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाए और अपना दिल उसके ऊपर निछावर कर दे। फिर से बड़े बड़े जलसों के लिए बड़ी बड़ी ATMs उनकी गोद में डालकर फिर RTS को बिठाया जाए और एक बार फिर लाडले को इक़्तिदार की सीढ़ी पे चढ़ा के उसकी नैपियां बदली जाए। लेकिन चूंकि रियासत मदीना के दावेदार ने अपने ही मौसनों को गद्दार कह दिया, मीर सादिक कह दिया, मीर जाफर कह दिया, तो इस बार तो कोई उस पर एहसान करने को तैयार नहीं। लिहाजा अब इमरान खान को बगैर खाकी छतरी के ज़िंदगी गुजारने की आदत डाल लेनी चाहिए और उन्हें अपने इसी सियासी दरबार को ताले लगाकर चाबी फेंकनी चाहिए, क्योंकि जिस दरबार में वो किसी बड़े मौसम को देखना चाहते हैं, अब उन्हें इक़्तिदार की कुंजी के लिए बैरूनी हाथ तो दूर की बात है, तिनके का भी सहारा मुश्किल है। अब इसका सियासी घर ऐसे वीरान हो सकता है जैसे 2011 के जलसे से पहले था, और जितनी जल्दी उसकी बात समझ आ जाए उतना ही उसके लिए अच्छा है। Until the next time, अल्लाह हाफ़िज़। और ये जो आबादी आपको नजर आ रही है, यहाँ के रहने वाले ज्यादातर जो लोग हैं ये लाहौर की बल्दिया के अंदर काम करते हैं। सफाई तो दूर की बात है, बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। सर जी मजबूरी है, साडी गरीबी इन्नी कि वो सैलरी च घर का गुजारा करके ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी TV और मैं हूँ फाइज सुकाई। नाज़रीन, ये मेरे अकब में जो इस वक्त कच्ची वादी देख रहे हैं, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं शायद KPK में या सिंध में या किसी बलोचिस्तान के दूर जो किसी मकाम पे मौजूद हूँ, क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली एक गरीब मुल्क है और अफसोस से कहना पड़ता है यहाँ के हुक्मरान अमीर हैं लेकिन पाकिस्तान गरीब है। ये जो वादी है ये लाहौर के शहर के अंदर गुजरपुरा एक इलाका है, ये मैं उस जगह पर मौजूद हूँ और ये जो आबादी आपको नज़र आ रही है ये यहाँ के रहने वाले ज़्यादातर जो लोग हैं ये लाहौर की बल्दिया के अंदर काम करते हैं। लाहौर की बल्दिया का काम ये है कि लाहौर की सफाई सुथराई, लाहौर को साफ़ सुथरा रखने का काम है। जब हम लोग अपने घरों में सो जाते हैं उस वक़्त ये बल्दिया के जो अहलकार हैं ये लाहौर की सफाई का काम करते हैं, तो जब हमारी सुबह आँखें खुलती हैं लाहौर हमें साफ़ सुथरा मिलता है। लेकिन ये लोग ख़ुद किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप देख सकते हैं। बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है, सफाई तो दूर की बात है, बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। इस आबादी के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो क्रिश्चियंस भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन सब बल्दिया के मुलाजम हैं। बल्दिया के मुलाजम जो ख़ुद इस लाहौर की सफाई करते हैं उनकी ज़िंदगी किस तरह से है ये आपको हम यहाँ के मकामी से बात करते हैं और पूछते हैं। जी भाई, क्या हाल है आपका, क्या सूरत हाल है? आप बल्दिया के मुलाजिम हैं? जी पक्का मुलाजिम। कितनी देर होगी आपको मुलाजमत से? अंदाजन 10 को साल हो गए। अच्छा, आप लाहौर की सफाई करते हैं जी, तो खुद कैसे रहते हैं? सफाई करने वाला बंदा इस हाल में रह रहा है। सर जी मजबूरी है, साडी गरीबी इन्नी कि सैलरी तो सानू मिलती है लेकिन वो सैलरी च घर का गुजारा करके ਜਾਂ ਅਸੀਂ कुछ अपना बना सकते। नहीं, आप जब लाहौर की सफाई करने जाते हैं अपने अफसरान को कभी आपने ये नहीं कहा कि हम इस आबादी में रहते हैं, हमें भी कोई कच्चे मकान कहीं दे दें और इतनी हुकूमती जो है बनती हैं, घर बनते हैं? नहीं कभी नहीं कहा अपने अफसरों को? कभी कोई ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ तो सानू कहने का मकसद ही कोई नहीं साडा। अच्छा, सफाई के हवाले से भी कभी कहा हो कि अफसरान को? हाँ, सफाई साढ़े तो करवाते ने, 3 वारी करवाते ने, साड़ी 3 टाइम हाज़री लगती है, सुबह शाम तो दोपहर। ठीक है, 2 बजे तक असीं काम ते रहने हैं ते उहदे विच सफाई वालों साड़ी शिकायत कोई नहीं। सिर्फ साड़ी हुकूमत ते यही शिकायत है कि यार साडा भी कुछ सोच दिओ, साडे बच्चों का कुछ सोच दिओ, साडे बच्चों का मुस्तकबिल ही खराब है। झुग्गी दे विच रहने हैं, सुबह झाड़ू मार के आने, फिर आन के अच्छा, ड्यूटी कितने समय कितने बजे तक करते हो रात को? क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि जब लाहौर लोग सो जाते हैं, हाँ हाँ,
ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਣਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 2 ਤੇ 1 ਵਜੇ 1:30-2 वजे ਨਾਲ अच्छा, कभी अपने अफसर से कहा हो कि यार कभी कोई पानी की गाड़ी भेज दो यहाँ पर कोई नहीं। सफाई के लिए? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, क्योंकि ਅਸੀਂ सिर्फ कह सकने अगो करना ना करना उन्होंने जब मर्जी अपने है। इलाके अपने घर में आते हो तो इतना गंद देखते हो सारी बादी में, तो उस वक्त क्या महसूस करते हो कि मैं तो लाहौर साफ़ करने गया था तो मेरा अपना सर ही जी घर है? देखो ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਸਤੀ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਲਝਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਨ ਕਿ ਇੱਧਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਰੂੜੀ ਹੋਵੇ। ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਨੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਡਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੂੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਸਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੱਤੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 4000-5000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। यानी कि ये नहीं कि जितने यूनिट चलाए हैं उतने? हाँ नहीं, वो साडा बिल मुकना पैंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ मजबूरी है, बच्चे बत्ती बगैर नहीं रह सकते। यानी कि आज तक कोई ऐसा अफसर आया ही नहीं कि जिसने आपको कहा होगा यार कोई भी ਇੱਥੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਥੋੜਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਲਦੀਆ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ। ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਲਦੀਆ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਗੰਦ ਮਕਾਨ ਟੁਰ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣ। लाहौर बल्दिया का मुलाजिम इस वक्त किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है, उसने अपने ही ज़ुबानी सारा कुछ बता दिया। लाइफस्टाइल क्या है आप इधर देख लीजिए, आप इधर देख लीजिए, मेरे दाएं देख लें या बाएं देख लें, इस वक्त जो लाहौर बल्दिया के मुलाजिम हैं किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो ख़ुद परेशान है कि हम लाहौर की सफाई करते हैं और हमारे घरों का हाल क्या है। इस वक्त अगर हकूक़ की बात करें तो शायद पाकिस्तान का हर फ़र्द ही जो हकूक़ से महरूम है, बुनियादी हकूक़ से भी महरूम है, तो लेकिन अगर ये हकूक़ अगर किसी को मैसर हैं तो वो सिर्फ हुक्मरान तबका है। तो कैसे लाहौर चल रहा है? ऐसा लाहौर चल रहा है कि जो ख़ुद लाहौर को साफ़ करते हैं उनके अपने घरों का ये आलम है कि शायद कोई आम इंसान वहाँ जाकर 1-2 घंटे भी जो है नहीं गुजार सकता। तो ये एक तस्वीर थी मुआशरे की, ये एक तस्वीर थी लाहौर की। जो इक़्तिदार में जो इस वक्त लोग मौजूद हैं उनसे यही कहेंगे कि खुदारा कुछ तो खुदा का खौफ करें। ये आपके मुलाजम हैं जिनको आप तनख्वाह देते हैं, जो सरकारी मुलाजम हैं, इनकी ज़िंदगी पे तो थोड़ी सी आसान कर दें, इनको कुछ तो मैसर कर दें। इतनी बड़ी हाउसिंग स्कीमों के प्रोजेक्ट हुकूमती सतह पर आते हैं कि इनको भी घर दे दें, इनको बुनियादी सहूलतें दे दें। तो आज तक के लिए इतना ही, देखते रहे बागी टीवी। मुल्क बहरानों में घिरा हुआ है, लेकिन इनका फुतरी तमाशा है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। जब कौमी तमाशबीन होगी तो लीडर तमाशा लगाएंगे। तो इसमें यही कह सकते हैं अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। तमाम हुक्मरानों ने अवाम से वादे किए कि पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए खुशहाली लाएंगे, लेकिन भागने से पहले अपने कान का चेकअप करेंगे, अपनी जगह पर हैं या कुत्ते के मुंह में। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लगता है ये मुल्क नहीं एक थिएटर है जहां हर रोज एक नया ड्रामा लगता है। इस मुल्क को चलाने वाले इस हद तक बेहिस हो चुके हैं कि अपने मफादात के लिए इसकी बर्बादी पे तुले हुए। मुल्क बहरानों में घिरा हुआ है, लेकिन इनका फुतरी तमाशा है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मुआशरा तबाह हो चुका है, मईशत डूब चुकी है, दहशतगर्द फन फैला रहे हैं, अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है, लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, बैरूनी सरमायाकारी नापैद हो चुकी है, डॉलर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, कर्जे ड्रोने ख्वाब बने हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना जैसी अवाम वैसी हुक्मरान। जब कौमी तमाशबीन होगी तो लीडर तमाशा लगाएंगे। लोग महंगाई को भूलकर अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामी पे लाहासिल गुफ्तगू करने में मसरूफ है। हर शख्स इस मुल्क का 22 करोड़ अवाम जो है सियासी तज्जियाकार बने हुए हैं और कौमी सियासत में फन्ने खान दिखाई दे रहे होते हैं। आप जहाँ पे भी चले जाएं, अवाम का मौजू
सियासत है। मदारी अपना खेल जमा चुके हैं, कहीं धरने की, कहीं हॉर्स ट्रेडिंग की बातें, कहीं चलाओ घेराव, कहीं करोड़ों में बिकने वाले लोटों पे लानत, तो कहीं उनको शाबाश। अशियाए खुर्दनोश की गिररानी, खानदानी निज़ाम की बर्बादी और मुआशी मसाइल ने मुल्क में अपने पंजे गाड़े में, लेकिन हमारे सियासतदानों के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। रोज़ नया मुकमका होता है, लेकिन वतन अजीज़ की किसी को खबर नहीं, ना परवाह। ये सियासतदान ही है जिनके हाथों में अवाम की डोरियाँ और उनकी किस्मत का फैसला इनके हाथों में, लेकिन इनके पेट भरे हों तो अवाम के बारे में सोचें ना। हम गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन तो मनाते हैं, लेकिन गुर्बत के खात्मे के लिए हमारे पास कोई ठोस अमल भी नहीं है, ना तैयारी है। और एक एटमी ताकत होते हुए भी ये बात कम तशवीशनाक तो नहीं है कि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की की शरह जनूबी एशिया में सबसे कम है। एक हफ्ते में ज़र मुबादले के ज़खायर मजीद $584 मिलियन गिरावट के बाद सिर्फ 6.16 अरब डॉलर रह गए, जो अप्रैल 2014 के बाद सबसे कम तरीन सतह पे। इस हफ्ते जब घाना ने डिफॉल्ट डिक्लेयर किया तो उसके ज़र मुबादले के ज़खायर $6.6 बिलियन थे। घाना की फीकस आमदनी $2,374 है, श्रीलंका की $3,830, जबकि पाकिस्तान $1,658। तो इसमें यही कह सकते हैं अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे। और इस वक्त एक माह की दरामदात के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे। मुल्क में एक अजीब सी कशमकश है। मौजूदा सियासी हंगामा आराई में हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने मफादात के लिए दस्तों गिरबां हैं। वज़ीर आला को गवर्नर डी नोटिफाई कर रहा है, अदालत उसे जनवरी तक रिलीफ दे रही है। आप वज़ीर आला PTI से हों या PDM से, अवाम के बारे में कौन सोचेगा? इनके दुखों का मुदावा कौन करेगा? उन्हें रिलीफ कौन देगा? पिछली हुकूमत 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर तामीर करने के वादे पे आई थी, लेकिन गुर्बत के खात्मे की सरकारी पॉलिसीज़ पे अमल दरामद करने के बजाय लंगर खाने खोलकर भूख के खात्मे को राह निजात समझने लगी। हुकूमत अपनी इक्तसादी पॉलिसियों के जरिए बीमारी का इलाज नहीं कर पा रही, बल्कि बीमारी छुपा रही है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता सिर्फ 1 साल में मजीद 4 मिलियन पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। पाकिस्तान में इक्तसादी तरक्की की शरह मौजूदा हुकूमत के दौर में गुज़िश्ता हुकूमत के मुकाबले में कम होकर तकरीबन आधी रह गई है। और पाकिस्तान में अमीर तबका खुराक पर अपनी आमदनी का 20 से 30% खर्च करता है, लेकिन मुतवस्सित या निचला मुतवस्सित तबका आज अपनी आमदन का 70 से लेकर 80% तक सिर्फ खुराक पे या किचन के ऊपर खर्च कर रहा है जिंदा रहने के लिए। ये एक बड़ा अलमिया है। जब अशियाए खुर्दनोश की कीमतें तेज़ी से बढ़ें तो कम आमदनी वाला तबका गुर्बत की लकीर से नीचे शुरू हो जाता है। मुआशरे में गुर्बत, बेचैनी, मायूसी और अफरा तफरी फैलती है, और फिर बेरोज़गारी और ऐसी दीगर अवामिल के सबब मुआशरे में चोरी, कत्ल, धोखाधड़ी और दीगर जराइम में इजाफा होता है। गुर्बत ही जराइम की जड़ है। पाकिस्तान में तालीम, सेहत और रोज़गार के शोबों की हालत देख लें, रही सही कसर नायल हुक्मरानों की अवाम पर मुसल्लत किए जाने से पूरी हो जाती है। क्या ये बात काबिल फ़हम है कि किसी मुल्क में कारखाने बंद होने लगें, लंगर खाने खुलते जाएं? पाकिस्तान में पहले तो ज़िंदगी महंगी थी, अब तो मौत भी महंगी हो गई है। गुर्बत का खात्मा तब होगा जब रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे, अवाम को ज़्यादा माली मसाइल दस्तियाब होंगे और अफरात ज़र की शरह भी बेकाबू नहीं होगी। गुर्बत का ताल्लुक इनकम से, और गुर्बत के खात्मे के लिए आमदनी ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए लाजमी है कि हुकूमत पॉलिसीज़ दुरुस्त और मौसर बनाए। गरीब की आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा इसकी खुराक पर लग जाता है, इलाज मुआलजे के लिए बचता ही कुछ नहीं। इसीलिए ऐसे शहरी या तो भूख से मर जाते हैं या फिर बीमारी से। हुकूमत ना तालीम दे रही है, न सेहत, न सहूलियात। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का वो बयान तो याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अवाम नौकरियों के लिए हुकूमत की तरफ ना देखें। बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी मुल्क में अवाम को मुलाजमतें हुकूमत देती है, और अवामी और निजी कारोबारी शोबे में भी। लेकिन सवाल यह कि जब हुकूमत ने अवाम को नौकरियाँ नहीं देनी थी तो उन्हीं सियासतदानों ने 1 करोड़ नौकरियाँ देने का वादा क्यों किया था? मौजूदा हुकूमत के पास वो देने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लेते हैं तो यही इसकी कामयाबी है। पाकिस्तान आबादी में इजाफे के लिहाज से दुनिया में सबसे आगे नजर आ रहा है। दीगर इस्लामी ममालिक जिनमें बांग्लादेश, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया शामिल हैं, उनकी पॉलिसीज़ को अपनाते हुए आबादी के बेहंगम फैलाव को तो रोक सकते हैं ना। पाकिस्तान की तकरीबन आधे से ज़्यादा आबादी अनपढ़ है और गुर्बत की वजह से तकरीबन 80 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल्स में नहीं जाते। ये अनपढ़ बच्चे बड़े होकर गुर्बत, बेरोज़गारी और जराइम में मज़ीद इजाफे का बायस बनेंगे कि नहीं? 1947 से अब तक पाकिस्तान के 23 वज़राए आज़म और 7 निगरान वज़राए आज़म ने हुकूमत की। तमाम हुक्मरानों ने अवाम से वादे किए कि पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए खुशहाली लाएंगे, लेकिन ना ये वादा पूरा हुआ, ना वफा हुआ। अमीरुल-मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक ने खिताब में फरमाया था कि मेरे दौरे हुक्मरानी में दरियाए दजला में के किनारे पे कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो रोज़े महशर में मैं अल्लाह को जवाब दूंगा। एक हमारा वो अजीम दौर था और एक अब इन बातों को बेशर्मी से वोट लेने के लिए बेचता तो जाता है।
इन हुक्मरानों की हरकतें जो हैं वो बाइस शर्म है। अगर हमारा खाने का टाइम ज़रा ऊपर नीचे हो जाए तो भूख से चक्कर आने लगते हैं। तो सोचा जब किसी को फाकों से चक्कर आते होंगे तो कैसा लगता होगा। खाली पेट अच्छा सियासी मुशीर तो नहीं होता। इस भूख की खातिर इंसान अपनी इज्जत नफ्स गिरवी रख देता है, किसी की गालियाँ सुनता है। हाँ, इसी भूख के वास्ते छोटू बनकर मार भी खा लेता और गालियाँ भी, लेकिन चलो इसके बदले इसका पेट तो भर जाता है। भूख का मतलब कोई सफ़ेद पोश से पूछे जिसको अपने भरम भी रखना है और मासूम बच्चों का पेट भी भरना है और जालिम ज़माने की नज़रों में सुरखरू भी रहना है। इनको भूख का क्या मतलब मालूम, इनको क्या लेना देना जो एक वक्त हज़ारों का खाना मंगवा कर कहते हैं बिल्कुल मज़े का नहीं है ये खाना, और वेटर को बिल टिप देकर निकल जाते हैं। भूख का मतलब इनको कैसे पता है, जिन्होंने ना कभी गंदे नालों से पानी भरा ना तो कभी सूखी गीली रोटी करके खाई हो। भूख का मतलब इनको कैसे समझ आएगा, जो अरबों और करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं और छुट्टियां मनाने फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं। भूख का मतलब समझने के लिए आसपास भरी आंखों की तरफ देखना पड़ेगा जो खामोशी से सवाल करती हैं क्या हमारी मदद हो सकती है। भूख के हाथों लाखों लोग लुक़्मा अजल बन जाते हैं। हमारा नफ्स इतना भूखा हो गया कि ज़्यादा की तलब में दूसरे का हक मारने तक की इजाज़त दे रहा है। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को देख लें, कल के वफादार आज के गद्दार, आज के गद्दार कल के वफादार बन रहे हैं। लेकिन मजाल है हमारी आवाम के कान पे जूं भी रेंग रही हो, वो इन मफाद परस्तों के पीछे तालियां बजाने में मसरूफ़ है। सियासी शऊर से बेबहरा आवाम ने आज तक किसी भी हाकिम का एहतसाब करने का नहीं सोचा। इक़्तिदार का हुमा जिस भी रहनुमा के सर पर बिठाया गया उसे ना सिर्फ दोनों हाथों से लूटा बल्कि इस इक़्तिदार को अपनी विरासत समझकर अपनी आने वाली नस्लों को भी मुंतकिल करने के लिए सर तोड़ कोशिश में रहा। लेकिन अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तालीम याफ्ता और जदीद सोशल मीडिया के अफलातून हजरात की बात की जाए तो आज भी इससे बद्दू से भी कम शऊर रखते हैं, जिसने माल गनीमत की चादरों की तकसीम पे सैयदना उमर फ़ारूक जैसे जलील और कदर खलीफा का एहतसाब किया। आज भी हम शख्सियत परस्ती में ज़माने जालियत के दौर से पीछे नहीं है। मौजूदा दौर में सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर झूठी अफवाह पर मबनी पोस्ट, मुबाइसे और टॉक शोज़ ने हमारी आवाम के जहन साजी में अहम किरदार अदा किया, चाहे वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा इशू ना हो। अब हमारे भोले भाले और सियासी फहम नाबलद लोगों के पास ना तो कोई पैमाना है जिसके म्यार पर किसी भी खबर या स्कैंडल की सदाकत को जाने, ना ही हमारी जज्बाती कौम के पास इतना वक्त है कुत्ते के पीछे भागने से पहले अपने कान का चेकअप करें तो अपनी जगह पर हैं या कुत्ते के मुंह में। बहरहाल इस पुतली तमाशे के अदाकार और हदायतकार अपने अपने किरदारों को संभाल कर फिर तमाशा लगाने के मुंतज़िर होते हैं। जैसे ही सियासी मौसम साजगार होता है वो अपनी पिटारी से वही जंग आलूद पुराने ऐबी चेहरों को पॉलिश कर कर हमारे सामने फिर ड्रामा करने आ जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है हमें कोई भी ऐसा रहबर रहनुमा नहीं मिला जो हमारी तरजीहात को समझ सके। सियासत की घुड़दौड़ में जीतने के लिए हमें इलेक्टेबल्स की बजाय आवाम की ताकत को समझे। ये मसीहा कब हम में से निकलेगा, इसके लिए हमें कोई इंतज़ार नहीं करना। हमें अपने अंदर से ही किसी को मुंतखब करना होगा जो हमारे दर्द को समझे। वो मसीहा कौन है, इसका जवाब तो आप ही देंगे। अल्लाह। इस गाड़ी पे जितने पीटीआई के जलसे हुए शुक्र है मैंने सब इस गाड़ी में अटेंड किए। जो 10 तारीख को इमरान साहब को हटाया था उस दिन से मैंने इसको पीटीआई के झंडे से मतलब इसको सजाया है। मैं इंशाल्लाह खान साहब के साथ मुलाकात किए बगैर वो लाहौर से नहीं जाएगा। खान साहब मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ मिल जाऊँ। खान साहब आई लव यू। अस्सलाम नाज़रीन, हम इस वक्त गवर्नर हाउस के सामने मौजूद हैं और एक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी के पीछे मुख्तलिफ किस्म के पोस्टर लगाए हुए हैं और उनका कहना ये है कि वो तकरीबन पिछले 5 से 7 दिन हो चुके उन्हें लाहौर में मौजूद हैं। वो अपने कमरे से आते हैं ज़मान पार्क और वहाँ से वापस अपने कमरे में चले जाते हैं, जबकि खान साहब के लिए जो उनके दिल में जज्बात हैं, खान साहब से वो मुलाकात चाहते हैं, वो मुमकिन नहीं हो पा रही। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है, बिल्कुल शुक्र है। कहाँ से आए हैं आप? जी बन्नों से। बन्नू से इस गाड़ी पे आए हैं? इस गाड़ी पे जितने पीटीआई के जलसे हुए शुक्र है मैंने सब इस गाड़ी में अटेंड किए, सिवाय कराची का जलसा वो मैंने बाई एयर अटेंड किया। लाहौर तीसरी मरतबा इसको लाहौर लाया हूँ। ये गाड़ी वैसे लगता ये है कि चल गई तो चांद तक, ना चली तो रात तक। बिल्कुल ठीक है बात है। आप एक मतलब आप आधा किलोमीटर सफ़र भी नहीं करते इसमें नहीं करेंगे कि मैं जब आप बेड में बैठ जाएंगे आपको सफ़र बहुत अच्छा लगेगा इसका। आपको आंखें बंद करके इसमें बैठ जाए तो मैं आपको मतलब ले जाएगा तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैं पुराने वो इतने आपने इस पर स्टिकर लगाए हुए हैं, ये लग ऐसे रहा है कि इसकी कंपनी पीटीआई है। पीटीआई की वजह से तो इमरान खान की मोहब्बत की वजह से इमरान खान से इज़हार हमदर्दी के लिए जो 10 तारीख को इमरान साहब को हटाया था उस दिन से मैंने इसको पीटीआई के झंडे से मतलब इसको सजाया है। जो पीटीआई के पोस्टर है मैंने वो लगाया है। तो आप इतने दिनों से इधर मौजूद हैं, खान साहब मुलाकात क्यों नहीं कर रहे आप? लिबर्टी जलसे से एक दिन पहले आए थे, लिबर्टी जलसे से पहले आए थे, लिबर्टी के जलसे भी अटेंड किया। अभी हम इधर ही है। कितने दिन हो गए?
7 दिन हो गए हम इधर ही है। मैं कैंसर के मरीज था, शौकत खान से मैंने इलाज किया है 2011 से 2018 तक। तो मैं जितने जलसे खान साहब के पहले भी और अब भी सब अटेंड किए, और मैं इंशाल्लाह खान साहब के साथ मुलाकात किए बगैर वो लाहौर से नहीं जाएगा। महीना भी लग जाए, शायद 2 महीने भी लग जाए, इंशाल्लाह खान साहब की मुलाकात तो करके किसी ओहदेदार ने कोई हामी नहीं भरी आपकी मुलाकात करवाने की? और अल्लाह के पता से मैंने सिर्फ अल्लाह को नजर जानकर मैंने किसी को ये सिफारिश नहीं की। मैं डायरेक्ट आप मीडिया की तवज्जो से अपनी मेहनत के बरकत में इमरान खान के साथ इंशाल्लाह मिलेगा। नहीं, आप देखें ना, ऐसे गाड़ी आपकी बाहर खड़ी है, हर आते जाते बंदे को पता चल जाता है कि ये बंदा जो है ये 7-8 दिन से यहाँ पे खड़ा हुआ है। किसी ओहदेदार ने, किसी कारकुन ने, किसी MP MN ने, वजीर ने नहीं कहा जाके इमरान खान साहब को? पहला तो किसी ने भी नहीं कहा है। 12 तारीख को मैं मिला था खान साहब के साथ, 12-13 तारीख को मैं इसी गाड़ी में फिर वापस चला गया था, फिर 15 को वापस आया 16 को। तो उस टाइम बात नहीं हुई थी क्योंकि साहब ही बरादरी बेटे थे, हर वक्त उसके सवाल ही सवाल होते। मैं बस उस तरह मैं हमारी बेटी खान साहब की तरफ से हमारी बेटी ख़त्म हो गई थी। हाँ, कुछ भी नहीं कहा, बस सिर्फ बैठ गए थे, फोटो सेशन हुआ, फिर मैं बाहर निकला। तो इस मरतबा इंशाल्लाह खान साहब से मुलाकात करके। और ये आपका पोस्टर है? हाँ जी, ये मेरा ये पीछे जो पोस्टर था? नहीं जी, नहीं जी, ये वाला ये मेरा है। ठीक है, तो आप यानी कि आप सियासी कारकुन नहीं है, आप मोहब्बत रखते हैं इमरान खान साहब? इमरान खान, मैं कहता हूँ कैंसर का इलाज शौकत खान ना होता तो आज मैं भी ना होता। इमरान खान से मैं बेहद दर्जे मोहब्बत करता हूँ। इमरान खान साहब ने मुल्क के साथ कितने काम किए। शौकत खान हम एक लाहौर में, अभी पेशावर में, कराची में, नमल यूनिवर्सिटी, सेहत कार्ड, इमरान खान ने बहुत अच्छे काम किए। इमरान खान के हम सब सपोर्ट करते हैं। अभी हम सब इमरान खान साहब अकेले थे ज़मान पार्क, सारे लोग इधर आए थे, आप वहाँ जाते, आप गवर्नर हाउस आ गए। हम उधर जाते और फिर उधर से इधर आ गए क्योंकि खान साहब कहा रहता, खान साहब कहते कि उधर ही जाओ, हम उधर जाते, कहते इधर आओ, हम इधर आते। खान साहब के कहने पे आप चल रहे हैं। तो मुझे बता दें, कोई उम्मीद नजर आ रही है कब तक मुलाकात हो जाएगी? इंशाल्लाह हो जाएगी। मैं अल्लाह पे भरोसा है, जिस टाइम हमारी मुलाकात मतलब लेके जाएगी उस टाइम हो जाएगी। एक दिन ना पहले हो सकती है, ना आगे हो सकती है, ना 1 सेकंड पहले हो सकती है, ना आगे हो सकती है। इंशाल्लाह हो जाएगी। खान साहब को कोई पैगाम देना चाहें? खान साहब, मैं आपके लिए आया हूँ बन्नों से, आपके सारे जन से भी अटेंड किए, मैं कैंसर से साथियाब हूँ, आपके लिए हर वक्त दुआएं भी देता रहता हूँ। खान साहब, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ मिल जाऊँ। खान साहब, आई लव यू। उबैदुल्लाह नाम है आपका? अमीरुल्लाह। हाँ जी। जी, तो नाज़रीन, अमीरुल्लाह साहब जो स्पेशली बन्नू से चलते हैं, हर जलसे में जाते हैं इमरान खान साहब। मुल्क में जिस हिस्से में जिस जगह पर भी जलसा करते हैं तो अमीरुल्लाह खान साहब वहाँ पर पहुँचते हैं। उनका कहना है कि कराची के अलावा सारे के सारे जलसे उन्होंने अपनी इस गाड़ी में अटेंड किए हैं। ये गाड़ी जो है ये जाहिर करती है कि किस कदर मोहब्बत में मुब्तला हैं वो इमरान खान साहब की, और किस कदर ख्वाहिश रखते हैं वो इमरान खान साहब से मिलने की। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब इनसे मिलते हैं या इनकी ख्वाहिश अधूरी रहती है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिया नासिर।